नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, ये सीरीज़ एक्चुअली में हमारा रिवीजन बैच है और इस बैच के थ्रू हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते कौन से हैं? तो देखिए, इस सीरीज में हम 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। फर्स्ट टाइप के वो क्वेश्चंस है जो चैप्टर के मेन थीम या मेन कंसेप्ट से रिलेटेड है। देखिए, इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। जब हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, चाहे वो आपका एसएसटी हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, चाहे वो 11th 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट को, जिस भी सब्जेक्ट की हम बात करें, उस सब्जेक्ट को जब हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जब हम एग्ज़ाम के चश्मे से देखते हैं उस चैप्टर को, तो एक कंक्लूजन निकल के आता है कि नॉट एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सब कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होता। हर सब्जेक्ट में 30% मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और आपके एनुअल एग्ज़ाम में, आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम में उन 30% टॉपिक्स से रिलेटेड आपके 75% क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि आपके 75% जो क्वेश्चंस होते हैं वो उन 30% टॉपिक से ही रिलेटेड होते हैं। ये कौन से टॉपिक होते हैं? जो चैप्टर के मेन थीम या मेन कंसेप्ट को कवर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमने इसी टॉपिक के ऊपर, इस टाइप के टॉपिक के ऊपर हमने फोकस किया क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं की रहती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने इस सीरीज में इंक्लूड किया। उसके बाद बात आती है सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कौन से रहेंगे? वो क्वेश्चंस जो कंटिन्यूसली आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर बार आपके एग्जाम में आपको दिखाई देंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, ये क्वेश्चंस तो हर बार आ रहे हैं। क्या हो रहा है उनके साथ? सिर्फ लैंग्वेज 19-20 हो जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं और मोस्टली ये क्वेश्चंस होते कौन से? जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज होती है वहाँ से ये ले लिए जाते हैं। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हमने इस सीरीज में इंक्लूड किया। उसके बाद जो थर्ड टाइप के क्वेश्चंस है वो है आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। अगर हम रिसेंट ट्रेंड की बात करें तो रिसेंट में इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर भी अच्छा खासा फोकस किया जाता है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? देखिए, जब चैप्टर को आपके एनसीईआरटी बुक में डाला जाता है, इंक्लूड किया जाता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो उस वक्त माइंड में कुछ ना कुछ तो होता है कि हाँ, ये कंसेप्ट हमें स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है, बच्चों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ये मैसेज वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। तो वो जो मैसेज वाली बात है ना, उससे रिलेटेड आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन 3 टाइप के क्वेश्चंस को हम इस सीरीज में लेकर के आए। ओके, और ये आपका फुल प्रूफ बैच रहेगा। यानी कि अगर इस बैच के थ्रू आप रिवीजन करते हो, आप 90 to 95% ईजिली स्कोर कर सकते हो। मैं वो 5% इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको 1 मार्कर के लिए थोड़े बहुत इधर उधर हाथ पैर और चलाने पड़ेंगे। ठीक, आज का हमारा चैप्टर कौन सा रहेगा? आज का हमारा चैप्टर है हिस्ट्री का 4th चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण का युग। ओके, इस चैप्टर में बात की गई है कि जब शुरुआत हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इंडस्ट्री जब सेटअप होनी शुरू हुई थी, तो उससे पहले कैसा माहौल था, उसके बाद क्या बदला, इंडिया में क्या बदला, वर्ल्ड में क्या बदला, यूरोप में क्या बदला, उन सब की बात की गई है। छोटा सा आसान सा चैप्टर है और इसमें से जो क्वेश्चंस है ये 5 मार्कर या 3 मार्कर में आएंगे, तो वो सीधे से निकल रहे हैं, यानी कि ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 मार्कर क्वेश्चन की, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन और एंड में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि जो 5 मार्कर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया, बड़ा बेसिक सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, ये हमें बताना है। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन को हिंदी में कहेंगे आद्य औद्योगिकरण। कई बार इसको प्रोटो औद्योगिकरण के नाम से पूछ लेते हैं। देखिए, औद्योगिकरण तो समझ में आ गया कि जो कारखाने लगने शुरू हुए थे, दैट वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन, समझ में आ गया ना। अब ये आद्य क्या, प्रोटो क्या? प्रोटो मतलब प्री, पहले। तो ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था कि जब औद्योगिकरण का शुरुआत हो रही थी, इक्का दुक्का कारखाने लग रहे थे, तो उससे पहले ही इंटरनेशनल मार्केट के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होना शुरू हो गया था। यानी कि कारखाने लगे ही नहीं थे, लेकिन बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा था। वो बड़े लेवल पे जो प्रोडक्शन हो रहा था वो कारखानों में नहीं हो रहा था, बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड जो यूनिट्स थी, विकेंद्रीकृत जो इकाइयाँ थी, गाँव में इस प्रकार की यूनिट थी, लोग मिलकर के काम करते थे, ज़्यादातर हाथों से काम होता था, छोटे मोटे जुगाड़ू कह सकते हैं इक्विपमेंट थे, उनसे उत्पादन होता था। तो उसे आद्य औद्योगिकरण कहा गया है। भाई, ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वाला दौर था। फर्क क्या था
कि इसमें हाथों से काम हो रहा था, प्रोडक्शन बड़े लेवल पे हो रहा था इंटरनेशनल मार्केट के लिए, तो उसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन या आद्य औद्योगिकरण कहा है। ठीक, दोबारा से देखिए कि औद्योगिकरण का पहला चरण जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन कारखानों में नहीं बल्कि विकेंद्रीकृत इकाइयों में, गांव इत्यादि में हो रहा था, उस बड़े पैमाने के उत्पादन को आद्य औद्योगिकरण का चरण या फिर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया। क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग नए युग का प्रतीक था? नए युग का प्रतीक मतलब जो बदलाव लेकर के आया था, यानी सबसे पहले कारखाने इसी से रिलेटेड सेटअप हुए थे। तो कौन सा उद्योग नए युग का प्रतीक था? तो वो था सूती वस्त्र उद्योग, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग है, उसके साथ क्रांति की शुरुआत होती है। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी उसकी शुरुआत इसी इंडस्ट्री के साथ होती है। भारत में अगर हम सूती वस्त्र के पहले कारखाने की बात करें तो अपने यहाँ पर भी शुरुआत लगभग इसी कारखाने के साथ होती है। 1854 में बॉम्बे में सेटअप हुआ था हमारे यहाँ पे पहला सूती वस्त्र का कारखाना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन दिया गया, सूती मिल की स्थापना किसने की थी? सबसे पहली जो सूती मिल थी उसकी स्थापना किसने की थी? तो वो थे रिचर्ड आर्कराइट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा, वन मार्कर में भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये जेम्स वॉट ने किया था भाप के इंजन का आविष्कार, या पहले भी 7th-8th क्लास में भी पढ़ चुके हो। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार है वो जेम्स हरग्रेव्स ने किया था। ओके, जेम्स हरग्रेव्स है, उन्होंने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था, और ये क्या थी इसकी बात हम आगे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंग्लैंड में किस नई मशीन के आने से महिलाएं क्रोधित हो गई थी, नाराज हो गई थी? ओके, तो वो थी स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी के आने के बाद महिलाएं थी वो नाराज हो गई थी। क्यों हो गई थी आगे समझेंगे हम, इसलिए हम यहाँ पे बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो स्पिनिंग जेनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आविष्कार जेम्स हरग्रेव्स ने किया था, और उसके आने के बाद वहाँ की जो महिलाएं थी वो नाराज हो गई थी स्पिनिंग जेनी के आने के बाद। उसके बाद 7th जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 7th क्वेश्चन 1 मार्कर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा, किस पूर्व उपनिवेशिक बंदरगाह ने भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर के बंदरगाहों से जोड़ा था? तो वो थी सूरत। अगर हम सूरत की बात करें तो ये सूरत है कहाँ? गुजरात में है, तो लगभग यहाँ पे सूरत है। ठीक, यहाँ पे आ जाता है सूरत। तो ये सूरत है, इसने किससे जोड़ा था? खाड़ी के देशों और लाल सागर के बंदरगाहों से जोड़ा था। ठीक, तो सूरत बंदरगाह थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी अंग्रेजों के आने से पहले। उसके बाद स्पिनिंग जेनी क्या थी? उसी की बात हो रही है जिसकी बात हमने ऊपर की है। ये स्पिनिंग जेनी क्या थी? स्पिनिंग जेनी स्पिनिंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए जेम्स हरग्रीव्स द्वारा तैयार की गई एक मशीन थी। ओके, यानी स्पिनिंग जेनी क्या थी कि जेम्स हरग्रीव्स ने एक मशीन को तैयार किया था। इससे क्या हो रहा था कि जो सूत को काटने का काम था वो बड़ा फास्ट हो गया था। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि कम लोगों की आवश्यकता होती थी अब, यानी कि जहाँ 10 लोग काम कर रहे थे वहाँ एक व्यक्ति काम कर सकता था। तो इससे क्या हुआ? बेरोजगारी फैलनी शुरू हो गई, इसलिए लोग नाराज हो गए थे, स्पेशली जो महिलाएं, क्योंकि सूत काटने का काम महिलाएं करती थी तो उनका काम धंधा चौपट होना शुरू हो गया था, इसलिए उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया था। तो स्पिनिंग जेनी सूत को काटने की या स्पिनिंग प्रक्रिया को तेज करने वाली एक मशीन थी जिसका आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। इससे काम तेजी से हो सकता था और कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक, उसके बाद 9th जो क्वेश्चन है, उपनिवेशिक भारत के किन्हीं 2 क्षेत्रों के नाम बताइए जो बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध थे, जहां पर बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता था। तो वो थे बम्बई, जहां पर बड़े पैमाने पर उद्योग लगे थे शुरुआती दौर में, और दूसरा था बंगाल। बंगाल में भी कोलकाता के आसपास का इलाका। ठीक, उसके बाद 10th जो हमारा क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट की इस सीरीज में, 10th हमारा क्वेश्चन है, 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के 2 सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन से थे? ये हमें बताना। सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज कौन सी थी ब्रिटेन में? तो एक थी कपास इंडस्ट्री यानी कि कॉटन इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग, और दूसरा धातु उद्योग जो मेटल इंडस्ट्री थी। ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करती है उस पीरियड में। ओके, कपास की जगह आप सूती वस्त्र उद्योग लिख सकते हो, धातु या मेटल उद्योग हो गया। उसके बाद 11th हमारा क्वेश्चन रहेगा 1 मार्कर के लिए, ब्रिटेन में शुरुआत में स्पिनिंग जेनी मशीन पर महिला श्रमिकों ने हमले क्यों किए? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को चेक करके देखिए, आपको हर बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। तो बेरोजगारी के डर के कारण महिला श्रमिकों ने स्पिनिंग जेनी पर हमले करने शुरू कर दिए थे। अगर ये 3 मार्कर में या 2 मार्कर में आए तो थोड़ा सा आपको बताना है कि स्पिनिंग जेनी एक मशीन थी जिससे सूत काटा जाता था, और इसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। और इससे काम करने में तेजी आई और श्रमिकों की अब आवश्यकता कम हो गई थी, क्योंकि अब
10 व्यक्तियों की जगह एक व्यक्ति की आवश्यकता थी। और उस वक्त सूत काटने का काम जो था वो ज़्यादातर महिलाएं किया करती थी। तो स्पिनिंग जेनी के आने के बाद एक तरीके से उनका काम छिनने लग गया था और इस बेरोजगारी के डर के कारण उन्होंने स्पिनिंग जेनी मशीन के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा 12th क्वेश्चन है, गिल्ड्स क्या थे, ये हमें बताना है कि ये गिल्ड्स क्या थे। ये उत्पादकों के संघ थे। गिल्ड्स क्या थे, एक तरीके जैसे यूनियन होती है ना, ट्रेड यूनियन हो गई, आपने सुना होगा, व्यापारी यूनियन होती है, टीचर्स यूनियन, इस टाइप के वर्ड्स आपने सुने होंगे। तो ये यूनियन होती थी। तो गिल्ड्स क्या थे कि ये उत्पादकों के संघ थे जो शिल्पकारों को, यानी कि जो भी नए आर्टिसंस आते थे काम धंधे के लिए, उनको ट्रेनिंग भी देते थे, उत्पादन और कीमतों पर नियंत्रण भी बना करके रखते थे और व्यापार के भीतर नए लोगों को प्रवेश करने से रोकते भी थे। यानी कि यूनियन थी और इसके कुछ नियम थे, जैसे यूनियन के होते कि भाई हर कोई व्यक्ति ये धंधा नहीं कर पाएगा, धंधा करने से पहले हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग हम दिलवाएंगे, यानी कि बाहर के व्यक्ति को व्यापार में घुसने नहीं देते थे। तो ये गिल्ड्स थे। गिल्ड्स क्या थे कि ये उत्पादकों के और व्यापारियों के संघ थे। इनके क्या कार्य होते थे, इनके कार्य होते थे नए शिल्पकारों को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, उत्पादन पर नियंत्रण रखना, कीमतों पर नियंत्रण रखना और नए लोगों को व्यापार में प्रवेश करने से रोकना। वो अपने ही जो लोग थे उन्हीं को ही व्यापार में एंट्री करने देते थे। ओके, तो वो गिल्ड्स कहलाते थे। उसके बाद 13th हमारा क्वेश्चन रहेगा 1 मार्कर में, भारत की उस वस्तु का नाम बताइए जिसका मशीनी युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दबदबा या प्रभुत्व था। ओके, तो वो था सूती और रेशमी वस्त्र। इनका काफ़ी दबदबा था, इनकी डिमांड इवन ब्रिटेन तक थी। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि कालीगो एक्ट लेकर के आए थे ब्रिटेन वाले। क्यों लेके आए थे कि भाई वहाँ कारखाने तो लग चुके थे, लेकिन ब्रिटेन वाले इंडियन कपड़े को ही पहनना चाहते थे, तो उसको रोकने के लिए कालीगो एक्ट वो लेकर के आए थे। तो इससे हमें पता चलता है कि भारत का रेशमी और सूती वस्त्र था वो कितना फेमस था उस वक्त। तो सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तुएं थी जो हम निर्यात करते थे वो थी रेशम और सूती वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 14th हमारा क्वेश्चन रहेगा। 14th क्वेश्चन है, भारत के किन्हीं 3 पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों के नाम लिखिए। यानी कि उपनिवेशवाद की हम बात करते हैं, औपनिवेशिक युग की बात करते हैं, जब यूरोपियन भारत में आए थे तो उससे पहले भी बंदरगाहें थी। तो उनमें से 3 बंदरगाहों के हमें नाम बताने हैं। तो उनमें सूरत है, मसूलीपट्टनम है और हुगली। ये 3 महत्वपूर्ण बंदरगाहें हुआ करती थी उस वक्त। उसके बाद 15th हमारा क्वेश्चन है, उन बंदरगाहों के नाम लिखिए जिनका उपनिवेशिक काल में विकास हुआ था। तो वो बम्बई और कलकत्ता बंदरगाह थी जिनका उपनिवेशिक काल में विकास हुआ था, इनको बाद में अंग्रेजों ने डेवलप किया था। उसके बाद 16th क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए, गुमाश्ता कौन थे, ये हमें बताने। गुमाश्ता कौन थे, बंदे का नाम है, कौन थे कि वे ईस्ट इंडिया कंपनी के वेतनिक कर्मचारी होते थे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, वेतनिक मतलब सैलरी के ऊपर इनको रखा जाता था। इनके 3 काम होते थे। एक तो बुनकरों की निगरानी रखना, जो गांव में ऑर्डर जो अंग्रेज देते थे, व्यापारी जो ऑर्डर देते थे, उनके काम के ऊपर निगरानी रखना कि वो ठीक से करें। दूसरा, माल को इकट्ठा करना, फिर जब ऑर्डर पूरा हो गया तो माल को इकट्ठा करते थे। ओके, और साथ ही साथ वो कपड़े की क्वालिटी को भी चेक किया करते थे। तो 3 काम होते थे। गुमास्ता कौन थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के वेतनभोगी कर्मचारी थे। इनके 3 काम थे, बुनकरों की निगरानी रखना, माल को इकट्ठा करके शहर पहुंचाना और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना। ओके, तो ये 3 काम करते थे गुमास्ता। उसके बाद 17th हमारा क्वेश्चन रहेगा, बम्बई में पहली सूती मिल कब स्थापित की गई थी। ये 1854 में स्थापित की गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बम्बई में पहली सूती वस्त्र की जो मिल थी, पहली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो 1854 में सेट की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 18th क्वेश्चन है हमारा, जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन दिया तो राष्ट्रवादी संदेश स्पष्ट और जोरदार था। संदेश क्या था, मतलब एक इंपॉर्टेंट लाइन उठाई गई यहाँ से कि जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन दिया तो राष्ट्रवादी संदेश स्पष्ट और जोरदार था। तो वो कौन सा संदेश था जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो संदेश ये था कि यदि आप देश की परवाह करते हैं तो भारतीयों द्वारा उत्पादित उत्पादों को खरीदें। यानी कि ये संदेश दिया जाता था कि अगर आप इंडियन हैं, इंडिया से प्यार करते हैं, तो भाई इंडियन जो लोग बना रहे ना सामान, वही खरीदिए। इस टाइप से वो एडवर्टाइजमेंट करते थे ताकि इंडियंस हैं वो इंडियन प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें ताकि उनको मुनाफा हो पाए। ओके, तो यदि आप देश की परवाह करते हैं तो भारतीयों द्वारा उत्पादित उत्पादों को ही खरीदें। उसके बाद 19th हमारा क्वेश्चन रहेगा 1 मार्कर में। इस चैप्टर में से थोड़े ज़्यादा 1 मार्कर क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे।
19th हमारा क्वेश्चन रहेगा, उपनिवेशिक काल के दौरान भारत के सूती वस्त्र के किन्हीं दो प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो सूती वस्त्र के दो प्रमुख केंद्र थे, बंबई जहां पर पहली मिल लगी थी 1854 में, और दूसरा था कानपुर जहां पर 1860 में 1860 में पहली मिल लगी थी। ओके, यानी कि दो महत्वपूर्ण केंद्र थे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 20th क्वेश्चन है 1 मार्कर में। 20th क्वेश्चन हमें दिया गया कि भारत के किन्हीं दो उद्योगपतियों के उद्यमियों के नाम लिखिए जिन्होंने उपनिवेशिक काल में कारखाने स्थापित किए थे। तो दो उद्योगपतियों के नाम हमें बताने, तो उनमें रहेगा द्वारकानाथ टैगोर जिन्होंने चाइना के साथ अच्छा खासा बिजनेस करके मोटा पैसा कमाया था, और दूसरे सेठ हुकुमचंद थे। ओके, तो द्वारकानाथ टैगोर, सेठ हुकुमचंद, दो काफ़ी रहेंगे आपके लिए नाम। उसके बाद 21st क्वेश्चन है आपका, जोबर कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, 3 मार्कर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर में से। जोबर कौन थे? जोबर भारतीय उद्योगपतियों द्वारा नई श्रमिकों की भर्ती के लिए नियुक्त एक पुराने और भरोसेमंद कर्मचारी हुआ करते थे। मान लीजिए कि कोई कारखाना है, उसमें जो पुराना कर्मचारी होता था ना, तो उसे जोबर बना देते थे। जोबर का काम था कि भाई बाहर से मजदूरों को पकड़ के लेके आओ और उनका ध्यान रखो, यानी कि वो चौधरी हो जाता है। जैसे क्लास में मॉनिटर होते हैं ना, होते हैं, उनके पास कुछ तो पावर होती है। सेम यूं कह सकते हैं कि वो कारखाने के मॉनिटर होते थे पुराने वाले। ठीक, वो नए श्रमिकों की भर्ती करते थे और उनके छोटे मोटे झगड़े वगैरह को निपटा देते थे और वहाँ पर सरपंची करते थे। ठीक, तो वो जोबर कहलाते थे। तो ये हो गए आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और अगले सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा प्रोटो औद्योगिकीकरण, जिसको आप आद्य औद्योगिकीकरण भी कह सकते हो, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कह सकते हो। प्रोटो औद्योगिकीकरण ने शहर और ग्रामीण इलाकों के बीच में घनिष्ठ संबंध बनाने में मदद की। कैसे? यानी कि ये किसकी बात करें? ये उस दौर की बात करें जब कारखाने लगे नहीं थे, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में बाजार खूब धूम धड़ाके से होने लग गया था, तो डिमांड ज़्यादा थी। तो शहरों में व्यापारी रहते थे, गाँव में प्रोडक्शन होता था और उसको फिर एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक, तो उस वक्त गांव और शहरों के रिलेशन बड़े अच्छे हो गए थे। कैसे हुए थे ये हमें यहाँ समझाना है। आरंभिक दौर में व्यापारी नगरों में रहते थे, परंतु अधिकांश कार्य गांवों में किसान परिवारों द्वारा किया जाता था। इंग्लैंड में, मान लीजिए इंग्लैंड का एग्जाम्पल दिया कि इंग्लैंड में एक व्यापारी ऊन के स्टेपलर से ऊन खरीदता, उसे फिर कताई वाले के पास वो लेकर के गया। उसके बाद सूत या धागा उत्पादन के अलग चरणों के लिए वो बुनकर के पास गया, फुलरों के पास गया, फिर अंग्रेजों के पास गया जो रंगते थे। यानी कि देखिए कितने लोगों के पास गया, और ये सभी लोग कहाँ थे? ये गांव में थे। और व्यापारी कहाँ रहता था? वो शहरों में रहता था। तो इंग्लैंड में एक व्यापारी ने ऊन के स्टेपलर से ऊन खरीदी, फिर उसे कताई करने वाले के पास लेके गया, फिर उसके बाद वो बुनकर के पास, फुलरों के पास और अंग्रेजों के पास लेकर के गया। निर्यात व्यापारी द्वारा कपड़े को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने से पहले फिर वो लंदन में, शहर में लेके आता, जहाँ पर उसकी फिनिशिंग की जाती थी। इस तरीके से जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का काल था, उसमें गाँव और शहर आपस में जुड़ गए थे, क्योंकि उत्पादन के कुछ चरण गांवों में पूरे किए जाते थे और कुछ चरण पूरे होते थे शहर में, व्यापार होता था शहर से। ओके, तो इस टाइप का एक आपका क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में 1 या 2 बार आपके रिपीट भी हुआ है। ठीक, तो आपको समझाना है कि गांव और शहर की रिलेशन इतने क्लोज कैसे हो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में औद्योगिक उत्पादन में उछाल आया, कारण बताइए। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में मैनचेस्टर के आयात में गिरावट आ गई। पहली चीज़ तो ये कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 टू 1918 के बीच में, 1914 से 1918 के बीच में, तो मैनचेस्टर से जो आयात होता था सूती वस्त्र का, विशेष तौर पे कपड़ों का, वो बंद हो गया। उसमें गिरावट आई क्योंकि ब्रिटिश की जितनी मिलें थी, कारखाने थे, वो युद्ध उत्पादन में व्यस्त हो गई थी, युद्ध से संबंधित सामान बनाने लग गई थी वो। ठीक, युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय उद्योगों को भी ऑर्डर मिल गया। अब युद्ध लंबा खींचा तो इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको भी ऑर्डर दे दिया गया कि भाई आप ही कुछ तैयार कीजिए, जैसे जूट के बैग तैयार करना, सेना के लिए वर्दी ड्रेस तैयार करना, टेंट या चमड़े के जूते तैयार करना, इस टाइप के ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। अब 2 फायदे हो गए, एक तो विदेशों से सामान आना बंद हो गया तो इनका सामान वैसे ही बिकना शुरू हो गया था ज़्यादा। दूसरा ये हुआ कि एक्स्ट्रा ऑर्डर भी मिल गए, कहाँ तो इंडियन मार्केट भी खो चुके थे और कहाँ विदेशी मार्केट भी इनके कब्जे में आ गए। 2 फायदे हो गए। तीसरा ये हुआ कि युद्ध के बाद मैनचेस्टर अपनी पुरानी स्थिति को पुनः प्राप्त करने में विफल रहा। तीसरा फायदा ये हुआ कि युद्ध जब समाप्त हो गया तो दोबारा से जब मैनचेस्टर का कपड़ा इंडिया में पहुंचा, उनका सामान जब यहाँ पे पहुंचा,
तो उसमें उतनी वो चमक नहीं रही, क्योंकि लोगों का टेस्ट बदल चुका था तब तक। ओके, तो इस तरीके से इस दौरान यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों के उत्पादन में एक बूम आता है, एक उछाल आता है। ओके, 3 कारण थे कि विश्व युद्ध के दौरान मैनचेस्टर से जो आयात था वो आयात होना बंद हो गया था। दूसरा, भारतीय जो इंडस्ट्रीज थी उनको विदेशों से ऑर्डर मिला युद्ध से संबंधित सामान बनाने के लिए, इससे भी भारतीय उद्योगों को फायदा हुआ। तीसरा ये हुआ कि विश्व युद्ध के बाद जब मैनचेस्टर से या फिर विदेशों से सामान आयात किया गया तो उनकी मार्केट के ऊपर वो पकड़ थी वो उतनी मजबूत नहीं हो पाई जैसे कि पहले होती थी, इससे भी भारतीय उद्योगों को फायदा मिला। ठीक, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की क्या क्या समस्याएं थी, हमें ये बताना है। बुनकरों के सामने कई सारी समस्याएं थी। पहला था स्थानीय और विदेशी बाजारों को पतन। देखिए, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण उनका निर्यात बाजार तो खत्म हो गया, क्योंकि यूरोप में विशेष तौर पे ब्रिटेन में कारखाने लग चुके थे। कारखानों का बना कपड़ा सस्ता होता था और उसकी डिमांड ज़्यादा थी, तो उनकी इंटरनेशनल मार्केट तो ख़त्म हो गई भारतीयों की। ठीक, उसके साथ साथ क्या हुआ कि जैसे जैसे ब्रिटिश व्यापारियों ने भारत में मशीन निर्मित कपड़ों का निर्यात करना शुरू कर दिया यहाँ पर, वैसे वैसे हमारा जो स्थानीय बाजार था वो भी बुनकरों के हाथ से निकल गया। यानी कि पहला तो यह था स्थानीय और विदेशी बाजार का पतन हो गया। पहली समस्या थी आई कि माल बेचेगा। विदेशी बाजार इसलिए चला गया कि ब्रिटेन और यूरोप के देशों में कारखाने आ गए थे, और भारतीय बाजार भी उनके हाथ से इसलिए चला गया क्योंकि यहाँ पर भी कारखानों का बना जो सामान या कपड़ा था वो आना शुरू हो गया, जो कि सस्ता होता था, रंगीन होता था, और इसलिए दोनों ही बाजार थे वो बुनकरों के हाथ से निकल गए। पहले ही समस्या ये थी। दूसरे थी कच्चे माल की कमी। चूँकि कच्चा माल कपास, जो कच्चा कपास था वो इंग्लैंड को निर्यात किया जा रहा था, तो कच्चे माल की कमी हो गई थी हमारे देश में। दूसरा ये था कि कच्चा माल अब थोड़ा महंगा भी हो गया था। ठीक, और जब अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ा तो जो यूएसए से कपास आती थी ब्रिटेन में वो बंद हो गई। तो अब उन्होंने क्या किया कि सारा कच्चा माल कहाँ से जा रहा था, जो भारत से, पाकिस्तान का, भारत का इलाका है, यहाँ से उन्होंने वहाँ एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो दूसरी जो समस्या थी बुनकरों के सामने कि भाई कच्चा माल उन्हें नहीं मिल रहा था, और रेट भी बढ़ गए थे लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा था। तीसरा था गुमास्तों के साथ टकराव, कि गुमास्तों ने अहंकारपूर्ण काम करना शुरू कर दिया। भाई दम्भ, मतलब एक तरीके से ये कह लीजिए कि वो भी अपने आप को दरोगा से कम नहीं समझते थे कि हम तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय हैं, और शहर से वो होते थे, ज़्यादा सोशल लिंक होते नहीं थे, तो वो बड़े घमंड के साथ काम करते थे। आपूर्ति में देरी के लिए बुनकरों को तंग करते थे, इसलिए बुनकर उनके साथ अक्सर उलझ जाते थे। तो ये भी उनकी एक समस्या थी। 3 समस्याएं थी। स्थानीय बाजार और विदेशी बाजार का पतन हो चुका था, कच्चे माल की कमी हो चुकी थी, कच्चा माल महंगा हो चुका था, और गुमास्तों के साथ टकराव हो रहा था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो हमारा 2 और 3 मार्कर के लिए क्वेश्चन रहेगा, जोबर कौन थे, उसके कार्यों का वर्णन कीजिए, या जोबर को क्यों नियुक्त किया गया था, और जोबर ने अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग किस प्रकार किया, ये हमें समझाना है। ठीक, तो जोबर भारतीय उद्योगपतियों द्वारा नए श्रमिकों की भर्ती के लिए नियुक्त एक पुराना और भरोसेमंद कर्मचारी होता था। ओके, जोबर कौन था? जैसे मैंने बताया कि क्लास के मॉनिटर की तरह था। कि जोबर कौन था कि कारखाने में भारतीय जो उद्योगपति थे वो एक पुराने और भरोसेमंद कर्मचारी को जोबर नियुक्त करते थे, और उसका प्रमुख कार्य क्या था? नए श्रमिकों की भर्ती करना। ठीक, अब हमें बताना कि उसके और कौन कौन से काम होते थे और उसने कैसे अपने पद का, पावर का मिसयूज करना शुरू कर दिया। तो मिलों की संख्या बढ़ने पर नौकरी पाना कठिन हो गया था। हालांकि मिलों की संख्या बढ़ गई थी लेकिन फिर भी नौकरी पाना कठिन था, और श्रमिकों की मांग में वृद्धि भी हो गई थी। यहाँ देखिए कई सारी चीज़ें हुई, मिलें बढ़ गई, नौकरी पाने वालों की संख्या भी बढ़ गई थी, श्रमिकों की मांग भी बढ़ गई थी। तो इसलिए ये था कि एक इम्पोर्टेंट पर्सन की ज़रूरत थी कि जो श्रमिकों को भर्ती कर पाए वहाँ पे। तो मिलों की संख्या बढ़ने पर भी नौकरी पाना हमेशा कठिन था और श्रमिकों की मांग में वृद्धि हुई थी। जोबर गांव के लोगों को बुलाता था, उनका रोजगार सुनिश्चित करता था कि भाई मैं काम पे आपको रखूँगा, आपको जॉब दूंगा, उन्हें शहर में बसने में मदद करता था, और संकट के समय में उन्हें धन वगैरह भी उपलब्ध करवाता था कि कभी 100-200 रुपए की ज़रूरत पड़ गई तो ये अवेलेबल करवाता था उन्हें। ठीक, यानी कि ये काम करता था। जोबर समय के साथ प्रभावशाली व्यक्ति बन गया, अच्छा खासा पूछ हो गई उसकी। ओके, चौधरी बन गया वो, और उसने अपने लाभ के लिए पैसे और उपहार की मांग करनी शुरू कर दी और श्रमिकों के जीवन को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। मतलब एक तरीके से गुंडा तत्व बन गया था बाद में वो। ओके, तो जोबर कौन था? जोबर भारतीय उद्योगपतियों द्वारा नियुक्त
एक वेतनभोगी कर्मचारी होता था जिसका मुख्य कार्य था नए श्रमिकों की भर्ती करना। ठीक, ये गाँव से श्रमिकों को बुलाता था, उनका रोजगार सुनिश्चित करता था, उनको शहर में बसने में मदद करता था, उनके छोटे मोटे झगड़े निपटाता था, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें धन उपलब्ध करवाता था, ये सारे काम करता था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ कुछ जो जॉबर थे वो प्रभावशाली हो गए और उन्होंने पैसे की, उपहारों की, गिफ्ट वगैरह की डिमांड करनी शुरू कर दी और बिना काम के नाक घुसाना शुरू कर दिया था उसने। ओके, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन रहेगा 2 और 3 मार्कर में। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव की व्याख्या करना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसका ब्रिटेन की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा। युद्ध के दौरान ब्रिटिश जो मिलें थी वो सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध के उत्पादन में व्यस्त थी। इससे क्या हुआ, भारत में मैनचेस्टर के आयात में गिरावट आ गई। ठीक, युद्ध के बाद मैनचेस्टर कभी भी भारतीय मार्केट में अपनी पुरानी पकड़ को दोबारा से हासिल नहीं कर पाया था, यानी कि एक बार मार्केट चली गई तो चली गई। उपनिवेशों के भीतर जो स्थानीय उद्योग थे, स्थानीय जो उद्योगपति थे, उन्होंने धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया, मार्केट पर पकड़ बना ली थी और विदेशी जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको एक तरीके से रिप्लेस कर दिया था। यानी कि ये असर पड़ा कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या असर पड़ा। तो पहले हम ये बताएंगे कि युद्ध के दौरान जो ब्रिटेन की मिलें थी, कारखाने थे, उन्होंने युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी सामान बनाने शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ, भारत जैसे जो उपनिवेश थे वहाँ पर आयात कम हो गया और युद्ध समाप्ति के बाद जब दोबारा से उन्होंने आयात शुरू किया तो उनकी मार्केट के ऊपर वो पकड़ नहीं बन पाई जैसी पहली पकड़ थी। इसका कारण क्या था कि जो स्थानीय उद्योगपति थे उन्होंने मार्केट पर कब्जा जमा लिया था और इस तरीके से जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था थी, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित अर्थव्यवस्था थी, उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है प्रथम विश्व युद्ध का। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 6th क्वेश्चन रहेगा 2 और 3 मार्कर के लिए। 6th हमारा क्वेश्चन है, विक्टोरियन काल में उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी वस्तुओं का उपयोग करना पसंद करते थे। एग्जाम्पल देकर हमें बताना क्यों, या फिर विक्टोरियन ब्रिटेन में उच्च वर्ग हाथ से बनी चीज़ों को क्यों तरजीह देता था, ये हमें बताना। ये भी इंपॉर्टेंट आसान सा क्वेश्चन है कि उस वक्त कारखाने आ चुके थे लेकिन फिर भी जो क्लासी लोग थे ना, जो उच्च वर्ग के लोग थे, धनी जो लोग थे, वो हाथ से बनी वस्तुएं ही खरीदते थे। क्यों? पहला, हाथ से बनी वस्तुएं गुणवत्ता और श्रेष्ठता के प्रतीक थी, क्वालिटी अच्छी होती थी, क्लासी दिखती थी। ओके, इसलिए उन्हें हाथ से बनी वस्तुएं ज़्यादा अच्छी लगती थी। दूसरा, उन पर बेहतरीन मीनाकारी की जाती थी, जैसे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें कढ़ाई वगैरह कर दी जाती थी, इसलिए भी उन्हें हाथ की बनी वस्तुएं ज़्यादा अच्छी लगती थी। तीसरा, वे हर व्यक्ति की पसंद के अनुसार निर्मित और सावधानीपूर्वक डिजाइन की जाती थी। तीसरा ये था कि कारखानों में जो सामान बनता था वो एक जैसे डिजाइन का बनता था उस वक्त शुरुआती दौर में। यहाँ पे हर कोई अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बनवा सकता था, इसलिए ज़्यादातर जो लोग थे वो हाथ से बनी वस्तुओं को खरीदना पसंद करते थे शुरुआती दौर में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 7th क्वेश्चन है 2 और 3 मार्कर में। 7th क्वेश्चन है, गुमास्तों और ग्रामीणों के बीच में संघर्ष के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। कि गुमास्ते जो थे और जो ग्रामीण थे उनके बीच में आमतौर पे तू मैं चलती रहती थी, इसके कारण क्या थे? गुमास्ते क्या थे, पहले तो ये समझ लीजिए कि गुमास्ते कर्मचारी थे, वेतनभोगी कर्मचारी होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और इनके 3 काम होते थे। एक तो बुनकरों के ऊपर निगरानी रखना, माल को इकट्ठा करके शहर तक पहुंचाना और माल की क्वालिटी की जांच करना। ठीक, अब इनके और ग्रामीणों, विशेष तौर पे बुनकरों के बीच में लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, उसके कारण हमसे यहाँ पूछे। गुमास्ते बाहरी व्यक्ति थे, पहला कारण तो ये था कि गुमास्ते बाहरी व्यक्ति थे, उनका गांव के साथ कोई लंबा सामाजिक संबंध नहीं था। अब जिनके साथ सामाजिक संबंध ना हो तो आमतौर पे बनती कम है। ठीक, पहला कारण ये था। दूसरा, वो अहंकार से, घमंड के साथ काम करते थे कि भाई हम ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉई है, खुद को वो चौधरी से कम समझते ही नहीं थे। तीसरा, वे सिपाहियों और चपरासियों के साथ, नौकरों के साथ गाँव में आते थे और आपूर्ति में देरी के लिए बुनकरों को दंडित करते थे, अक्सर उन्हें पीटा करते थे, कोड़े भी मारा करते थे। इसी के कारण गुमास्तों के साथ बुनकरों की, ग्रामीणों की कभी नहीं पड़ती थी। ठीक, तो ये थे हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और अगले सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 5 मार्कर क्वेश्चन। देखिए, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा ज़्यादा है, तो इसमें हमने 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन और 5 मार्कर क्वेश्चन में गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि कोई ऐसा भी क्वेश्चन ना रहे कि जो कहीं हम स्किप कर दें। तो इसमें क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा बने आपके, ठीक, बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में।
इसमें अगर हम बात करें 5 मार्कर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, तो इसमें फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 5 कारणों की व्याख्या कीजिए। कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ था, औद्योगिकरण हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसके कारण बताने कि वहाँ क्यों हुई थी। पहला जो कारण है, बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजार। 17वीं और 18वीं शताब्दी में कस्बों के जो व्यापारी थे वो ग्रामीण इलाकों में जाने लगे, किसानों और कारीगरों को वो एडवांस देते थे, ओके, और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट के लिए उत्पादन किया करते थे वहाँ से। इससे क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार बढ़ गया। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार बढ़ने के कारण एक ज़रूरत महसूस होने लग गई थी कि हाँ, उत्पादन तेजी से हो। अब तेजी से हो तो कोई तो जुगाड़ लगाएगा ही, ठीक। दूसरा था मांग में वृद्धि, कि विश्व व्यापार के विस्तार के कारण और उपनिवेशीकरण के कारण, कि अलग अलग यूरोपीय देश थे, उन्होंने अपने उपनिवेश बना लिए थे, इसके कारण व्यापार में वृद्धि हुई थी। व्यापार में वृद्धि होने से वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो गई। मांग में वृद्धि होने के कारण ये चीज़ जरूरी हो गई थी कि कुछ नया जुगाड़ किया जाए कि उत्पादन तेजी से हो। तो ये भी एक कारण बना था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, औद्योगिकरण का, औद्योगिक क्रांति का। तीसरा था प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम, आद्य औद्योगिकरण। प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या था कि बाजार और मांग के विस्तार को प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम से पूरा किया गया था। इससे क्या होता था कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन करना शुरू कर दिया। ये उत्पादन गांव में होता था, जो डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट होती थी उसमें होता था। इससे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, उसके लिए आधार बन गया। क्योंकि जब मार्केट तो हो गई थी, मांग भी हो गई थी, व्यापार भी हो रहा था, बड़े पैमाने पर उत्पादन भी हो रहा था, तो उससे एक आधार बन गया था कि कुछ नए आविष्कार किया जाए ताकि ये जो प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा आसान हो जाए। तो इससे भी बल मिला था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। उसके बाद है नए आविष्कार, कि औद्योगिक क्रांति क्यों हुई थी, तो उसमें नए आविष्कारों का भी योगदान रहा था। और ये नए आविष्कार कहाँ हुए थे, ज़्यादातर आविष्कार थे वो ब्रिटेन में हुए थे। कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में एक के बाद एक आविष्कार हुए, एक श्रृंखला हुई थी। इससे क्या हुआ, प्रति श्रमिक जो उत्पादन था, पर लेबर, पर वर्कर जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया था। और अब एक श्रमिक था वो अधिक उत्पादन कर सकता था, और इससे धीरे धीरे कारखानों की तरफ रुख गया। यानी कि ये छोटे छोटे आविष्कार थे, उन्होंने ही आगे आधार तैयार किया, बेस तैयार किया इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, औद्योगिक क्रांति के लिए। उसके साथ साथ ब्रिटेन में पूंजी भी उपलब्ध थी, कि वहाँ पर व्यापार के मुनाफे से वहाँ पर कई धनी व्यापारी थे जो बड़ा मोटा पैसा लगाने को तैयार थे कि अगर इस प्रकार का आविष्कार किया जाए। तो इसलिए भी वहाँ पर बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत वहाँ पर इसलिए भी हो पाई कि उनके पास पैसा, पूंजी उपलब्ध थी। उन्होंने उसे फिर मशीनरी खरीदने में, इमारतों को खड़ा करने में पैसा लगाया, इसलिए भी वहाँ पर बड़े बड़े लेवल के कारखाने बने। उसके बाद कच्चे माल की उपलब्धता। इसके साथ साथ एक कारण ये भी था कि कोयला और लोहेस्क ये न केवल ब्रिटेन में उपलब्ध था बल्कि जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे वहाँ पर भी उपलब्ध था। तो इसकी उपलब्धता ने भी वहाँ पर औद्योगिकरण में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि ये सारे कारण थे जिसके कारण औद्योगिकरण की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो ब्रिटेन से होती है। तो एक बार फिर से देखिए कि कौन कौन से कारण थे। पहला कारण था जो रहेगा कि बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजार बढ़ गया था। दूसरा था मांग में वृद्धि हो गई थी। तीसरा हो गया था प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम में भी बड़े पैमाने पर उत्पादन होना शुरू हो गया था। इन्होंने लोगों को सोचने के लिए एक तरीके से मजबूर कर दिया था कि कुछ तरीके निकाले जाएं जिससे कि प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे हो। उसके बाद है नए आविष्कार हुए। कुछ आविष्कार हुए थे जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए नींव तैयार की। और उसके बाद ब्रिटेन में ही क्यों हुआ, इसका कारण था वहाँ पर पैसा था, व्यापारी पैसा लगाने के लिए तैयार थे, और कच्चा माल भी वहाँ पर आसानी से उपलब्ध था। इसलिए ब्रिटेन से औद्योगिकरण की शुरुआत होती है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 5 मार्कर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, अधिकांश उत्पादक नई तकनीक का उपयोग करने में अनिच्छुक क्यों थे। उदाहरण देकर के समझाइए। 19वीं शताब्दी में, या फिर ये भी लैंग्वेज रह सकती है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप के उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को अधिक तरजीह देते थे। क्यों? 5 कारण बताइए। देखिए, शुरुआत में जब वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई, कारखाने आ चुके थे, मशीनें आ चुकी थी, लेकिन फिर भी व्यापारी जो थे, अधिकांश जो उद्योगपति जो थे, वो श्रमिकों से काम करवाना चाहते थे, हाथ को तरजीह दे रहे थे। इसके कारण बताने हमें, ऐसा क्यों था? मशीनें थी तो यूज कर लेते ना, क्यों नहीं कर रहे थे? तो इसके कई सारे कारण थे। पहला था महंगी नई तकनीक, कि जो नई तकनीक थी, नई जो मशीनें थी वो बहुत ज़्यादा महंगी थी शुरुआत में, इसलिए उत्पादक और उद्योगपति उनका उपयोग करने में झिझक रहे थे, पहला कारण। दूसरा, महंगी मरम्मत, कि मशीनें अक्सर ख़राब हो जाती थी और उनकी मरम्मत उस वक्त न केवल बड़ी मुश्किल थी बल्कि बहुत ज़्यादा महंगी भी थी, इसलिए भी उद्योगपति नया पंगा नहीं लेना चाहते थे।
तीसरा कम प्रभावशाली, कि शुरुआती जो मशीनें थी वो उतनी प्रभावशाली नहीं थी जितना कि आविष्कारक या फिर जो उनके निर्माता थे वो दावा करते थे ये करें। तो इससे भी वो चाहते थे कि नए पचड़े में क्यों पड़ा जाए कि अगर ये ठीक से वर्क ही नहीं करिए। तो ये भी कारण था कि शुरुआती दौर में मशीनों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। चौथा था सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता। जो श्रमिक थे उस वक्त वो भी थोक के भाव से उपलब्ध थे कि गरीब किसान, प्रवासी जो मजदूर थे वो रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ आ गए थे और वहाँ पर श्रमिक थे वो आपूर्ति, जितनी मांग थी मांग से कहीं ज़्यादा थे। ओके, और इसलिए वो श्रमिक सस्ते में वो उपलब्ध थे। इसलिए भी जो उद्योगपति थे वो मशीनों के बजाय श्रमिकों से काम करवाना पसंद करते थे। इसके साथ साथ पांचवा हम एक कारण और भी बता सकते हैं, मौसमी उद्योग की। कई सारे उद्योग मौसमी उद्योग थे, वहाँ पर पूरे साल आवश्यकता नहीं पड़ती थी श्रमिकों की, किसी विशेष मौसम में श्रमिकों की आवश्यकता होती थी। वो सोचते थे कि मशीनों पे इतना पैसा क्यों लगाया जाए फिर, तो इसलिए भी वो श्रमिकों से काम करवाना पसंद करते थे। छठा कारण फिर हो जाएगा कि एक समान मशीन निर्मित वस्तुएं, कि जो मशीनें होती थी वो एक जैसी वस्तुएं बनाते थे, जबकि वस्तुएं की जो मांग थी वो ये थी कि लोग चाहते थे कि हमारे लिए इस टाइप की वस्तुएं बने, इस टाइप की चीज़ें आनी चाहिए। तो वो मशीनों से पॉसिबल नहीं था, वो केवल हाथ से ही बन सकती थी। इसलिए भी जो कारखानों के मालिक थे, जो उद्योगपति थे, वो हाथों से या श्रमिकों से काम करवाना पसंद करते थे, ठीक, मशीनों के बजाय शुरुआती दौर में। तो ये कारण रहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया औद्योगिक श्रमिकों के नए उभरे वर्ग के लिए कई सारी कठिनाइयां लेकर के आई। कौन सी कठिनाइयां थी हमें बताना है, या फिर हमें बताना है कि 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में औद्योगिक श्रमिकों की हालात कैसे थे, उनकी दयनीय स्थिति की हमें विशेषताएं बताने की, दयनीय स्थिति के क्या कारण थे। तो हमें बताना है कि उस वक्त श्रमिकों के कैसे हालात थे। तो पहली बात अगर की जाए तो उस वक्त मांग से अधिक श्रमिक उपलब्ध थे, यानी कि मांग कम थी और श्रमिक ज़्यादा थे। इसलिए ज़्यादातर लोगों को, अधिकांश श्रमिकों को नौकरी नहीं मिलती थी, इसलिए वो कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। ओके, इससे हालात उनके बुरे थे। ओके, यानी कि मांग से अधिक श्रमिक उपलब्ध थे और इसके कारण कम वेतन के ऊपर उनको काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, इसलिए उनके हालात दयनीय थे। दूसरा था मौसमी काम, कि अधिकांश जो कारखाने थे वो मौसमी कारखाने थे। मौसमी काम का मतलब था मौसमी बेरोजगारी, यानी कि 4-5 महीने काम मिलता था, 4-5 महीने बेकार बैठते थे और काम का सीजन खत्म होने के बाद फिर से वो सड़कों पर आ जाते थे। तो इसके कारण भी, मौसमी काम होने के कारण भी उनके हालात दयनीय थे। तीसरा, कम वास्तविक मजदूरी। हालांकि 19वीं शताब्दी में मजदूरी में वृद्धि हुई थी, लेकिन ये वृद्धि दिखावे भर की थी, क्योंकि महंगाई बढ़ गई थी और महंगाई बढ़ने से ये जो मजदूरी में वृद्धि हुई थी वो शून्य थी, महंगाई के अनुसार उनकी मजदूरी नहीं बढ़ी थी, इसलिए भी उनके हालात दयनीय थे। गरीबी और बेरोजगारी, कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक जो लंदन की शहरी आबादी की बात करें तो वहाँ 10% लोग अत्यंत गरीब थे, जो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाते थे। ओके, तो ये जो बेरोजगारी थी उसके कारण था, और ये जो दयनीय हालात किनकी थी, वो श्रमिकों की थी, क्योंकि उन्हें रेगुलर काम नहीं मिल पा रहा था। इसके साथ साथ आवास की भी समस्या थी। आवास की समस्या की बात करें तो आमतौर पे जो कारखाने के मालिक थे, जो उद्योगपति थे, उन्होंने आवास की सुविधा नहीं दी थी, और जो नौकरी की तलाश में शहर में आते थे उन्हें कई हफ्तों तक वेट करना पड़ता था, वो पुलों के नीचे या नाइट शेल्टर में रातें गुजारते थे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मजदूरों के जो हालात थे, श्रमिकों के जो हालात थे, वो काफ़ी ख़राब थे उस दौर में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, नेक्स्ट फोर्थ हमारा लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूती और रेशमी सामानों के बाजार को नियंत्रित करने के लिए क्या किया। देखिए, उस वक्त पूरे वर्ल्ड की बात करें तो भारत का सूती उद्योग, भारत का रेशमी वस्त्र उद्योग है, सिल्क और कॉटन इंडस्ट्री है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में थे, और दोनों की, यानी कि कॉटन क्लॉथ की, सूती वस्त्र की, रेशमी कपड़े की, दोनों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ओके, अब उस मार्केट को ध्वस्त करके अपना कब्जा जमाना था ब्रिटेन को, तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, तो कई सारे हथकंडे अपनाए। पहला तो ये था एकाधिकार, कि पहला तरीका क्या किया कि एक बार जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली, ओके, अपने ऊपर कब्जा कर लिया जब उन्होंने, तो उन्होंने व्यापार पर एकाधिकार जमा लिया, यानी कि भारतीयों को व्यापार नहीं करने दिया। पहला तरीका ये अपनाया कि व्यापार अपने कब्जे में ले लिया। दूसरा, गुमास्तों की नियुक्ति। दूसरा क्या किया कि कंपनी ने मौजूदा व्यापारियों को ख़त्म करने के लिए, बुनकरों पर ज़्यादा कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल के लिए उन्होंने गुमास्तों को नियुक्त किया।
गुमास्तों के 3 काम थे, बुनकरों की निगरानी करना, आपूर्ति को इकट्ठा करना, माल को इकट्ठा करना, कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना। ओके, तो ये भी एक तरीका था कि जिससे कि व्यापारी, जो लोकल व्यापारी थे, कि उनको हम साइड में लगा दें, कि व्यापार उनके कब्जे में आ जाए। तीसरा तरीका उन्होंने क्या अपनाया, एडवांस की व्यवस्था शुरू कर दी। उन्होंने बुनकरों को एडवांस देना शुरू कर दिया, एडवांस पेमेंट पहले देते थे, और एक बार अगर ऑर्डर दे दिया तो बुनकरों को उनके लिए कच्चा माल, यानी कि उनको एडवांस दे दिया तो वो कच्चा माल खरीदते थे, और उसके बाद उन्हें अपने जो भी प्रोडक्शन था, जो भी कपड़ा था, वो उन्हें ही देना पड़ता था, मजबूरी हो जाती थी। इसलिए भी उन्होंने इस तरीके से भी भारतीय व्यापारियों को साइड में लगा दिया। यानी कि उन्होंने कई सारे तरीके अपनाए। पहले तो उन्होंने व्यापार के ऊपर दबदबा जमा लिया, दूसरा उन्होंने गुमास्तों को अपॉइंट कर दिया, तीसरा उन्होंने एडवांस देना शुरू कर दिया ताकि एडवांस के चक्कर में वो उन्हीं के मुट्ठी में बंद के रहें वो। ओके, इसके साथ साथ उन्होंने जहाँ पर सीधी उंगली से घी नहीं निकला, उन्होंने उंगली को टेढ़ा किया। उन्होंने बल का प्रयोग भी किया कि जिन स्थानों पर जुलाहों ने कंपनी को सहयोग करने से मना कर दिया, उन्होंने अपनी पुलिस का प्रयोग किया। कई जगहों पर आपूर्ति में देरी करने के लिए बुनकरों को अक्सर पीटा भी जाता था। यानी कि ये कई सारे हथकंडे जो भी अपना सकते थे, शाम, दंड, भेद, वो सब कुछ उन्होंने अपनाए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में इस चैप्टर में से। ये आपके हालांकि ज़रूरी नहीं कि 5 मार्कर में रहे, लेकिन 3 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि 19वीं सदी के दौरान भारत में प्रमुख उद्यमी या व्यापारिक समूह कौन से थे, ये हमें बताना है। तो अगर हम बात करें प्रमुख उद्योगपतियों की, जो भारतीय उद्योगपति थे उस अंग्रेजी दौर में, तो उनमें पहले थे द्वारकानाथ टैगोर। ये बंगाल के एक प्रमुख व्यापारी थे और औद्योगिक निवेश की तरफ, यानी कि कारखाने लगाने से पहले द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार से मोटा मुनाफा कमाया था। उन्होंने 1830 और 40 के दशक में 6 संयुक्त स्टॉक कंपनियां वो भी सेटअप की थी। यानी कि बाद में तो उद्योगपति बन गए थे, लेकिन पहले चाइना के साथ व्यापार से मोटा पैसा कमाया था, और ये बंगाल के एक प्रमुख व्यापारी थे। दूसरे थे दिनशो पेटिट, ये एक पारसी उद्यमी थे और भारत में पहली कपड़ा मिल के संस्थापक थे। पहली जो कपड़ा मिल थी इंडिया में जो लगी थी, वो इन्होंने ही लगाई थी। उस बाद तीसरे जो प्रमुख उद्योगपति थे उस दौर के, वो थे जमशेदजी नुसरुआनजी टाटा। जमशेदजी टाटा आप लिख सकते हो, चलेगा। उन्हें आमतौर पे भारतीय उद्योग के पिता के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपना धन कैसे कमाया, कुछ तो कमाया था चाइना के साथ व्यापार से, और कुछ कमाया था जो डीलरशिप कर रहे थे कपास के व्यापार में। यानी कि कच्चा कपास था, वो यूरोप वगैरह में ये एक्सपोर्ट करते थे, वहाँ से मोटा पैसा बनाया, और उसके बाद इन्होंने कारखाने लगाए थे। भारत में जो पहला लोहा इस्पात उद्योग का कारखाना लगा था, टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, वो इन्होंने नहीं लगाया था। उसके बाद है सेठ हुकुमचंद। सेठ हुकुमचंद एक मारवाड़ी व्यापारी थे जिन्होंने कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी। बिड़ला, ये भी उस दौर के घराने थे जो उद्योगपति, भारतीय उद्योगपति के कह सकते हैं। बिड़ला मारवाड़ी समूह के थे। इन्होंने कपास डीलरशिप से एक बड़ा व्यवसाय सेटअप किया और अच्छा खासा मोटा पैसा कमाया था। तो ये 5 प्रमुख उद्यमी थे जो उस दौर में उभर के सामने आए थे। तो कौन कौन से थे, उनमें रहेंगे पहले द्वारकानाथ टैगोर, दूसरे दिनशो पेटिट, तीसरे जमशेदजी टाटा, चौथे सेठ हुकुमचंद और 5वें बिड़ला। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट में, 6th हमारा क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में उत्पादकों द्वारा अपने बाजार के विस्तार के लिए प्रयुक्त तौर तरीकों की व्याख्या कीजिए। देखिए 19वीं शताब्दी में जो उत्पादक थे वो अपने बाजार के विस्तार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाते थे वो हमें बताना, या फिर इसकी लैंग्वेज ये हो सकती है कि उपभोक्ता विज्ञापन के माध्यम से बनाए जाते थे। 3 एग्जाम्पल दे करके हमें बताना है कि कैसे बनाए जाते थे उस दौर में। ठीक, तो कई सारे तरीके अपनाते थे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। पहला था विज्ञापन किया जाता था। पहला तरीका था कि विज्ञापन कहाँ का, जैसे आजकल हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं उसी तरीके से, कि समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में और होर्डिंग के माध्यम से विज्ञापन किया जाता था। और बाजार का विस्तार करने के लिए ये प्रयोग करने वाली उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण विधि थी। यानी कि न्यूज़पेपर, मैगजीन और कई जगह पर होर्डिंग वगैरह लगाए जाते थे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। दूसरा था लेबलिंग, कि लेबलिंग भी एक तरीका था। जैसे मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में के जो कपड़ा बेचना शुरू कर दिया, तो जो कपड़े के बंडल होते थे उनके ऊपर लेबल लगे होते हैं। जैसे आजकल आप ब्रांडेड जो प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके ऊपर जो कपड़े वगैरह खरीदते हो लेबल लगे होते हैं, तो ऐसे ही लेबल लगे होते थे। और जब लेबल के ऊपर ग्राहक ये देखते थे कि मेड इन मैनचेस्टर, तो उन्हें लगता था कि भाई ये इसमें क्वालिटी है। तो ये भी एक तरीका था मार्केटिंग करने का, बाजार को अपने बाजार का विस्तार करने का। ओके,
ऐसे भी करते थे, सभी करते थे। तीसरा था कैलेंडर, कि 19वीं शताब्दी तक निर्माता अपने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए कैलेंडरों की भी छपाई कर रहे थे। समाचार पत्र और पत्रिकाओं के विपरीत कैलेंडर का फ़ायदा क्या था कि इनका प्रयोग वो लोग भी करते थे जो पढ़ नहीं सकते थे। उनके ऊपर चित्र वगैरह होते थे। आमतौर पे इनके ऊपर देवी देवताओं की छवियाँ होती थी, नीचे वो डेट्स वगैरह दी जाती थी और कुछ हिस्से के ऊपर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट दी जाती थी और हर घर में ये टंगे मिलते थे। तो ये तरीका भी वो अपनाते थे। उसके बाद चौथा जो तरीका था अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वो था महत्वपूर्ण व्यक्तियों के चित्र, कि आमतौर पे देवताओं के चित्रों के साथ साथ महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राट, नवाबों के चित्र का भी प्रयोग किया जाता था। और कई बार वो एक तरीके से ये मैसेज देने की कोशिश करते थे कि अगर आप इन शख्सियत का सम्मान करते हैं तो भाई उत्पाद का भी सम्मान कीजिए। यानी जैसे आजकल होता है ना कि हाँ, कोहली अगर लेके आ रहा है, रोहित शर्मा लेके आ रहा है, या बॉलीवुड के स्टार्स अगर कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो ज़्यादातर लोग इस तरीके से भी अट्रैक्ट होते हैं कि भाई मेरे फेवरेट स्टार का है। तो वही हथकंडा उस वक्त भी अपनाया जाता था। उसके बाद फिफ्थ जो तरीका था भारतीय उत्पादकों द्वारा विज्ञापन, कि भारतीय उत्पादक जो थे वो अलग तरीके से भी एडवर्टाइजमेंट करते थे, कि भारतीय निर्माता भी एक नया तरीका अपना रहे थे कि जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन दिया तो वो राष्ट्रवादी संदेश को ज़्यादा जोर शोर से उठा रहे थे। वो संदेश देते थे कि यदि आप अपने देश की परवाह करते हैं तो भारतीयों द्वारा उत्पादित उत्पादों को खरीदिए, यानी कि देश प्यारा है तो देशी प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए। ये कुछ तरीके थे, तौर तरीके थे जिनको अपनाया जाता था अपने प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार के लिए। तो ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके साथ हमारा एक चैप्टर रह गया। इंग्लिश मीडियम की अगर बात करें तो बाकी सारे चैप्टर हो चुके हैं, और हिंदी मीडियम की बात करें तो हमने चैप्टर भी डिस्कस किए हैं डिटेल में। मोस्ट ऑफ द चैप्टर के MCQs भी हम पब्लिश कर चुके हैं, मैथ वर्क भी आपका आ चुका है, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो सब कुछ हो चुका है। इसके लिए आपको कहाँ जाना है, आपको कोई भी कंटेंट चाहिए SS का क्लास 10th का, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पे क्लास 10th सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट अलग है, क्लास 10th सोशल साइंस के जीनियस बैच की एक प्लेलिस्ट अलग मिलेगी। तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पर भी विजिबल है। आप इंस्टा पर भी आ सकते हो, कभी कभी मतलब डिस्कशन हो सकता है अगर आपके मन में कोई डाउट वगैरह हो तो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।